प्रीति कुमार आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज के मॉड्यूल में जो मैं एक सीरीज चला रही हूँ फॉक्सी, जपाइगो और एबट के इनिशिएटिव से इंश्योरिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस। इसमें हमारे 3 मॉड्यूल्स हो गए हैं जो कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन पर थे, और अब हमारे जो मॉड्यूल्स आगे होंगे वो सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस पे होंगे। एक पहले बहुत सवाल आया था, सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस से आप क्या समझते हैं? सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस से हम ये समझते हैं कि हम अपनी माताओं को कैसे सुरक्षित प्रसव दें, हम कैसे उनको सुरक्षित बनाएं और उनके पैदा होने वाले बच्चे को कैसे सुरक्षित बनाएं। सबसे पहले फॉक्सी की तरफ से मैं डॉक्टर अल्पेश गांधी जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और हम लोगों का सबका दायित्व है कि आप सबसे जुड़ें। और ये कठिन काम है, लेकिन आप सब लोग अपना एक दायित्व समझ रहे हैं, इसीलिए आप लोग जुड़ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में पैरामेडिक्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इवन डॉक्टर्स भी जुड़ रहे हैं। इसकी हमें बहुत खुशी है, और हमारा नंबर 3000 से ऊपर रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है और हमारी टीम, हमारी कन्वीनर्स डॉक्टर अनीता सिंह, डॉक्टर विनीता और डॉक्टर बीरा, डॉक्टर निवेदिता, बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर सुजाता, कितने सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो आप लोग तक पहुंचना चाहते हैं और हम लोग को इस वेबिनार में जोड़ना चाहते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अब वेबिनार लिंक यही रहेगा जिससे आज आप लोगों ने लॉग इन किया है, और इसी वेबिनार लिंक से आगे के वेबिनार जुड़ेंगे, इसलिए इसको सेव कर लीजिए। टॉपिक्स डिफरेंट होंगे, टॉपिक्स आपको बता दिए जाएंगे। अब इसके बाद जितनी भी होंगी टॉपिक्स वो हमारे मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड होंगी, सुरक्षित मातृत्व से होंगी। पिछली बार हमने आपसे 2 सवाल पूछे थे, जो पिछला हमारा मॉड्यूल था, उससे हमने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे कि ट्राइज एरिया से आप क्या समझते हैं, और दूसरा सवाल हमारा ये था कि फैसिलिटी की क्लीनिंग आपको कैसे करनी है और कितनी बार करनी है। बहुत सारे जवाब आए हैं आप सब लोगों के, काफी लोगों के जवाब सही भी हैं, लेकिन हम लोगों को इसमें से 2 नाम चुनने होते हैं। जो सबसे पहले सही जवाब दें उनका नाम हम लोग सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से इस बार 3 नाम हम लोगों को एक साथ मिले हैं, जिनका मैं बोलना चाहती हूँ नाम। मिसेस किरण कोलके, पार्क क्लिनिक, हीरापुर, धनबाद। थैंक यू सो मच। आपका सबसे पहले जवाब आया था और वो सही जवाब था। आपको एक सर्टिफिकेट इस वेबिनार के एंड के बाद मिलेगा, जो आपको अवार्ड दिया जाएगा कि आपने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया और आपने सही जवाब दिया। दूसरा जवाब जो सही आया है वो मिस शिल्पा रानी से है, और मुझे खुशी है कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना से भी हमारे साथ स्टाफ जुड़े हुए हैं। मिस शिल्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक, आपने भी बहुत सही जवाब दिया है, और इसका मतलब आप लोग वेबिनार बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तीसरा जवाब, हालांकि 2 ही मुझे उत्तर देने थे, 2 ही जवाब देने थे, 2 ही विनर्स के नाम बताने थे, लेकिन मिसेस शुभ्रा सिंह, वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि धनबाद, पटना, शाहजहांपुर, तो कितने बड़े शहर और छोटे शहर सब जगह से पैरामेडिक्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, और आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को बोलिए ये वेबिनार्स देखें। 8 वेबिनार्स और होंगे, 8 वेबिनार्स में आपको अलग अलग चीजें सिखाई जाएंगी। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बुलबुल सूद जी, जिनका हमारे ऊपर बहुत स्नेह प्रेम है और उनका सपोर्ट हमारे साथ बहुत ज्यादा है। डॉक्टर बुलबुल सूद जी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जपाइगो की कंट्री डायरेक्टर हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये इनिशिएटिव सेफ मदरहुड कमेटी और जपाइगो से किया जा रहा है। जपाइगो एक ऐसी संस्था है जो बहुत सारे मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पे ट्रेनिंग देती है, डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग देती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को भी देती हैं, और आज हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि जपाइगो आज इस टीम में जुड़ा हुआ है। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर कुणाल, वो भी बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, महाराष्ट्र को लीड कर रहे हैं जपाइगो, वहाँ पैरामेडिक्स की मान्यता प्रोग्राम की ट्रेनिंग में वो इन्वॉल्व हैं। तो और उसके बाद हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर सुजाता देव। डॉक्टर सुजाता प्रोफेसर हैं हमारे यहाँ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में। ये आपके प्रश्नों को सुनेंगी
पढ़ेंगी और उसके बाद ये प्रश्न आपको बताएंगे, उसका जवाब वो कुणाल जी को भी पूछेंगी, आपके जितने भी प्रश्न आएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस मॉड्यूल को बहुत ध्यान से सुनिए, अपने सवाल इस मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। आज हम बात करेंगे एंटीनेटल केयर के बारे में कि एक प्रेग्नेंट लेडी अगर आपके पास आए तो आप उसको कैसे ध्यान रखें। तो इसके बारे में कुणाल जी हमें बताएंगे, इसको ध्यान से सुनिए, कैसे उसकी देखभाल करनी है। उससे संबंधित क्वेश्चन आप टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद डॉक्टर सुजाता एंड में ये सवाल पूछेंगी। अब मैं सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर बुलबुल सूद जी से। वेलकम मैडम टू दिस फोरम। आई विल रिक्वेस्ट यू टू से फ्यू वर्ड्स। आप कुछ शब्दों से हमारे जितने पैरामेडिक्स जो हमारे साथ जुड़ते हैं, और जैसा कि मैंने बताया 3000 तक, 2,500 से 3000 तक संख्या वेरी करती है। इतने सारे लोग जुड़ते हैं और हम लोगों ने प्राइज भी रखा है कि जिस संस्था से सबसे ज्यादा पैरामेडिक्स जुड़ेंगे और हमारे वेबिनार्स लगातार देखेंगे, उस संस्था को भी हम अवार्ड देंगे। तो थैंक यू सो मच। बुलबुल जी, आप मैडम प्लीज थोड़ा सा इन लोगों को गाइड करिए और थोड़ा सा इन लोगों को आगे मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रीति। नमस्कार मेरे प्यारे जो साथी हैं जो इसमें जुड़े हैं इस वेबिनार में। मैं पहले आप सबको बधाई देना चाहूँगी कि इतने बड़ी संख्या में, जैसे प्रीति जी बता रही थी, मोर देन 3000 पैरामेडिक्स इसमें जुड़े हुए हैं इस वेबिनार के लिए। तो एक ये बहुत अच्छा मोटिव है जो मैं जपायगुरु की तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी डॉक्टर अंकुश गांधी, डॉक्टर प्रीति कुमार और उनके बाकी जितने भी स्टेट मदरहुड कमेटी के लोग हैं कि उन्होंने इस समय ये बहुत इम्पोर्टेंट जो एक मुद्दा है उसको लिया है। और जैसे वो कह रही थी कि आप लोगों का इसमें जो आप जुड़े हैं, इससे हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आगे चलकर हम बहुत अच्छी तरह से माँ और बच्चे को बहुत अच्छी क्वालिटी सर्विसेज दे पाएंगे। हमारे लिए, जपायगुरु के लिए, मेरी टीम के लिए एक बहुत एक कहना चाहिए, एक हम लोग एक मुकाम पर खड़े हैं जहाँ पर इस समय कोविड-19 की वजह से जो आप जैसे देख रहे हैं, आप सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और हम लोगों का इसमें जो मिलकर भागीदारी है उसमें हम ये चाहेंगे कि इसको आगे हम कैसे आप लोग सबको सक्षम बनाएं कि आप किसी भी सिचुएशन में आप जो इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं उसको आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रीति जी ने बताया, जपायगो इस बीन हम लोग फॉक्सी से ऑलमोस्ट पिछले 10-12 साल से एसोसिएटेड हैं और बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें आप हमारी भागीदारी जो है वो फॉक्सी के सारी कमिटीज के साथ भी है और सोसाइटीज जो स्टेट और हर एक सिटी की सोसाइटीज हैं। और जो आज हम देख रहे हैं कि एक सब लोगों की चाहत है कि वो किस तरह से क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसमें सब जुड़ के जो हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से हम उसका परिणाम भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग के हिंदुस्तान में जो मैटरनल मोर्टेलिटी है और द न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी है वो भी अब नीचे आ रही है। आप को जान के बहुत खुशी होगी कि एक हमारा प्रोग्राम है मान्यता, जिसमें हम फॉक्सी के साथ ये प्रोग्राम चला रहे हैं। फॉक्सी इसको लीड कर रहा है और आज की डेट में लगभग 1000 फैसिलिटीज हैं इन यूपी में, बिहार, यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र में और कर्नाटका, राजस्थान में, जो इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। और जिसका जैसे प्रीति जी ने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा चरण है वो है कि हम कैसे क्वालिटी सर्विसेज अपनी माँ और जच्चा और बच्चा को प्रोवाइड कर सकें। एंटीनेटल केयर हुआ, इंट्रानेटल केयर हुआ, पोस्टनेटल केयर हुआ, इन सब में हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को लाएं अपने काम में और कैसे हम इंश्योर करें कि
हर एक को जो हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स, और आपको शायद पहले भी जो पहले 3-4 वेबिनार हुए हैं उसमें बताया होगा कि स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिस हमें करना बहुत ज़रूरी है। और तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि एज जपाइगो हम लोग वी फील वेरी प्रिविलेज टू बी आप लोगों के साथ जुड़ के। और जपाइगो जैसे बताया प्रीति जी ने, एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी बॉल्टीमोर में एक एनजीओ है, उसके साथ काम करते हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि हम किस तरह से सबसे मिलके काम करें और किस तरह से जो प्रोग्राम्स हैं उनको आगे बढ़ा सकें। और मान्यता के साथ मैं चाहूंगी कि आपके जिस भी जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, आप उनसे अपने जो इंचार्ज हैं डॉक्टर्स हैं उनसे बात करिए कि वो इसमें जुड़ें। शायद बाद में भी हम बताएंगे कि कैसे आप लोग ऑनलाइन जाके आपके जो हेड्स हैं वो इससे जुड़ सकते हैं, इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और जपाइगो का बहुत मतलब वी आर प्रिविलेज कि हमें आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है। और वी आर ऑलवेज विथ यू, वी आर ऑलवेज विद द सेफ मदरहुड कमिटी एंड द फॉक्सी। एंड एज आई सेड कि जब भी आप हमसे जो भी चाहेंगे, हम लोग आपसे मिलके जुड़ के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में जितना हम कर सकते हैं वो हम मिलके करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों को प्राइज मिला है उनको कंग्रेचुलेशंस, एंड आई एम श्योर कि देयर वुड बी मोर हु वुड बी गेटिंग प्राइजेस। सो ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज केयरफुली सुनिए जो बताएंगे, स्पेशली एंटीनेटल केयर, कैसे क्वालिटी एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछिए और आपके जो दिमाग में भ्रांतियां हैं या कभी कभी मिसकंसेप्शंस होते हैं उनको निकालिए। थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड थैंक यू प्रीति फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैं एक बार फिर बता दूं, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। आप लोग लिंक ना तोड़िए, जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि मैडम मेरा पिछला छूट गया या 2 छूट गए हैं, आगे कैसे करेंगे। आप करते रहिए, कोशिश करिए। सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम है, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, आप ही लोगों को सिखाने के लिए बनाया गया है। इसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि जितने लोगों ने वेबिनार्स अटेंड करे हैं उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हम लोग कोशिश करके सिखा पाए, आप लोगों को सिखा पाए हाथ पकड़ के कि किस तरह से चीजें करी जाती हैं। माताओं से संबंधित जितने भी डिलीवरी के समय प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब अच्छे से आप समझ जाएं, क्योंकि आप लोगों को भी हमें बार बार बताना पड़ता है, भूल जाते हैं। और हमारा यही प्रयास है कि बार बार हम चीजें आप तक लेके आए, आप लोग उसको समझें और इसको अपनी प्रैक्टिसेस में लेकर आए। ये बहुत जरूरी है सही प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमारे साथ कोई भी डॉक्टर बिना पैरामेडिक, ट्रेन पैरामेडिक के साथ बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता। तो ट्रेनिंग आपकी बहुत जरूरी है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जपाइगो एक बहुत बड़ी संस्था है और बहुत से डॉक्टर्स हम लोग ट्रेन होने के लिए जुड़ते हैं। तो आप लोग का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जपाइगो जैसी संस्था आज आपके मॉड्यूल्स ले रही है। डॉक्टर कुणाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको एंड में 5 नंबर्स बताए जाएंगे जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं, उनके नंबर जोड़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सारे सवाल। और जैसे कि ये लिखा हुआ है, डॉक्टर अनीता सिंह सब सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर विनीता अवस्थी, मेरा नंबर लिखा है, डॉक्टर प्रीति कुमार, डॉक्टर दिनेश सिंह जी जो जपाइगो से हैं, स्टेट लीड हेड हैं, डॉक्टर निवेदिता दत्ता बोकारो से हैं, डॉक्टर मीरा लटकिया इलाहाबाद से हैं। इनके नंबर्स आप नोट कर लीजिए, कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इनसे पूछ लीजिए। और एंड में, आज के मॉड्यूल के एंड में आपसे फिर सवाल पूछा जाएगा, उसके जो जवाब देंगे और 1 घंटे के अंदर देंगे, उसका रिजल्ट, उसका अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीक मैं करूंगी। सो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर कुणाल जी से कहूंगी कि आज वो हमें एंटीनेटल केयर के बारे में बताएं कि एक गर्भवती महिला को हमें कैसे देखना चाहिए और कैसे एग्जामिन करना चाहिए। डॉक्टर कुणाल। कुछ दिख रहा होगा, एक ही लॉगिन से लॉगिन करते हैं, तो कृपा करके इस फॉर्मेट में अपने हॉस्पिटल का नाम, पार्टिसिपेंट डेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर अथवा वो सारा डाल के नीचे गए ईमेल पे मिस्टर क्षितिज मोहनलाल को भी मेल कर दीजिए। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बिकॉज वी आर अ टीम।
हम लोग एक टीम है। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े हैं। सिमिलरली डॉक्टर प्रीति, ऑन द बिहाफ ऑफ Jhpiego, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ फॉक्सी सेफ मदरहुड कि आपके साथ में जुड़े और ये प्रेजेंटेशंस करें। एंड फाइनली आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। सो हम ये जानना चाहेंगे कि जो एंटीनेटल केयर होते हैं उसमें को भी पता होगा, एएनसी नाम से हम जानते हैं उसको। सो प्रसूति पूर्व जो जांचें होती है, जो ट्रेनिंग्स होती है, जो टेस्टिंग्स होती है, इन्वेस्टिगेशंस होती है, वो सारी चीज़ें, उस सारा केयर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके उस पीरियड में हम क्या करें जिससे हमारा जो आउटकम है दैट इज़ अ हेल्दी मदर एंड ए हेल्दी बेबी वो सुनिश्चित रहे। कुछ बदलाव ज़रूर आया है एएनसी के चेकअप में। जिस हिसाब से हम जो बिजनेस मतलब जिस हिसाब से हम हमारी सेवाएं देते थे, प्रसूति पूर्व जांचें जो करते थे और सारी चीज़ें, उसमें ज़रूर इस पैंडेमिक के दौरान कुछ बदलाव आए हैं। आपके सामने वो फोटो भी है, कुछ पहले हम जैसे फ्रीली कर सकते थे, आज हमें वो थोड़ा सा बदलाव उसमें करना है, तो थोड़ा सा उसमें भी होगा। सो लेट्स गो टू आज की जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य जो हमारे इस सत्र के जो उद्देश्य है, तो मैं बताना चाहूँगा कि फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये जो सत्र लिया जाएगा, हम इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंटेशन ज़रूर अंग्रेजी में है, थोड़े थोड़े अंग्रेजी वर्ड्स भी आएंगे बीच में, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। ओके, सो या जैसे एएनसी केयर में अगर आप देखते हैं वो है क्या बेसिकली, वो बेसिकली है सुपरविजन। और सुपरविजन किस चीज़ का, हम एक गर्भवती माता में गर्भ का विकास कैसे हो रहा है, माता की स्वास्थ्य कैसा है, इसका हम सुपरविजन करते हैं, ताकि और साथ ही साथ एग्जामिनेशन और बाकी जांचें करते हुए ये देखते हैं कि उसका जो आउटकम है, जिस बेसिकली हमारी जो माता मृत्यु दर और नवजात शिशु बालक का मृत्यु दर जो है उसमें कमी ज़रूर आए। ठीक है, इससे एक चीज़ और मैं भूलना नहीं चाहिए कि ये चीज़ जो है ये फैमिली सेंटर्ड अप्रोच है, यानी ना केवल पूरे परिवार जाना होता है, ज़रूरी है कि अगर वो स्वस्थ माता चाहिए, जुड़ बालक चाहिए, तो ये सारा चीज़ें जो एएनसी में हम पढ़ाते हैं और सारी जांचें करते हैं और सारी केयर्स करते हैं, जो एडवाइस जो परामर्श हमारे डॉक्टर्स देते हैं, वो क्यों इतना ये है महत्वपूर्ण है, तो ये हम देखेंगे। तो यही इस सत्र के उद्देश्य है बेसिकली। तो आप आपको जानने में अच्छा लगेगा कि हम जब एएनसी की जब बात करते हैं, बेसिकली हम इसलिए बात करते हैं कि हमको पता चले कि कौन सा लो रिस्क है, मतलब नॉर्मल है, और कौन से प्रेगनेंसी में हाई रिस्क है, जिसमें कि कुछ ना कुछ हस्तक्षेप ज़रूर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें सप्लीमेंटेशन करनी पड़ेंगे, किसका इलाज कर सकते हैं, ये सारा हम बता सकते हैं। इसका एक अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा के अगर कोई भी जटिलताएं होने वाले, कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है, तो उसको हम कैसे रोक सकेंगे या उसको कैसे क्योर कर सकेंगे, या कुछ सप्लीमेंटेशन दे के हम लोग उसका आउटकम जो है वो ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखें कि हम उसको, वो महिला को जो गर्भवती माता है और उसके परिवार को बर्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए, यानी जचकी के लिए तैयार कर सके। ये ना हो कि लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ी हो रही है। ये सारा चीज़ें जब हम करेंगे तो हम वी कैन इंश्योर दैट अ हेल्दी बेबी इज़ बॉर्न, फीटस का ग्रोथ ठीक से हो रहा है और वो एक उपजाऊ टाइप का एक हमारे देश के लिए एक रिसोर्स बने, एक हेल्दी एडल्टहुड में आए। सो अब हम आगे चलते हैं कि क्या थोड़ा सा बदलाव आया है ना। कन्वेंशनली आप देखिए, जो नंबर ऑफ विजिट्स जब हम बात करते हैं डिपेंड्स अपॉन कहाँ हॉस्पिटल्स में कहाँ पे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं उनको। तो आमतौर पे ये क्या करते थे हम लोग कि हर महीने में 28 हफ्ते तक के हम उस माता को बुलाते थे, मदर को बुलाते थे, फिर उसके उपरांत हर 15 दिन के उपरांत बुलाते थे 36 हफ्ते तक के, और फाइनली हफ्ता दर हफ्ता बुलाते थे जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए। तो इट्स फाइन, कोई बात नहीं। लेकिन इस समय में जो अभी के इस दौर में हमको इसको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कहती है, WHO, ये कहती है कि अगर हमको एक स्वस्थ माता और एक स्वस्थ बालक चाहिए, ये हमारा आउटकम है, तो हमें कम से कम 4 विजिट ज़रूर इंश्योर करनी है कि एएनसी पीरियड में, यानी प्रसूति पूर्व जो काल है, इसमें कम से कम 4 विजिट्स तो होनी ही है। कब होनी है? 16वें हफ्ता में, 24 से 28 हफ्ते में, 32वें हफ्ते में और फाइनली 36वें हफ्ते में, जब टर्म प्रेगनेंसी के लिए।
अब जो रूपरेखा कैसी बदलती है, जिसमें भारत सरकार ने भी कुछ चीज़ें की है, आपने भी नोट किया होगा कि अब जो है टेली कंसल्टेशन की भी बात की जाती है। टेली कंसल्टेशन माने क्या? टेली कंसल्टेशन माने आप या तो मोबाइल के यूज़ से थ्रू, या सोशल मीडिया के यूज़ के थ्रू, या अपने इंटरनेट और लैपटॉप के यूज़ के थ्रू, आप जैसे हम आपसे जुड़े हैं उसी टाइप से हमारे प्रोवाइडर्स, हमारे डॉक्टर्स किसी क्लाइंट से जो ठीक ठाक है, आईएनसी में रूटीन फॉलो है, तो अब उसके आने की ज़रूरत नहीं है, तो उनसे जुड़ते हैं, उनकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, उनको परामर्श दे सकते हैं, और यदि आने की ज़रूरत है फॉलोअप के लिए उनको एडवाइस दे सकें। तो आगे चलते हैं। तो जब हम एएनसी की बात करते हैं ना, तो सबसे ऐसे उसके 4 इंपॉर्टेंट अंक है। सबसे पहले आपको पता होगा ना, जो दो हाँ, सबसे पहले इसके जो 4 अंग है उसमें ये जानिए, सबसे पहले हमको हिस्ट्री लेनी है। अब हिस्ट्री किसकी लेनी है? मदर की लेनी है। उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, हम एक-एक करके देखेंगे। साथ ही साथ हमको एग्ज़ामिनेशन करना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज। उसके साथ में ये ना भूले कि क्या-क्या जाँचें करते हैं, और ये तीनों को सब इसका सार जो मिलेगा, उसके हिसाब से हमारे जो प्रोवाइडर्स, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो उनको परामर्श देंगे, काउंसलिंग कर सकते हैं। एक-एक करके हुए हम चलेंगे, अभी क्या-क्या हम एक-एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री टेकिंग। अब हिस्ट्री टेकिंग बड़े सरल शब्द में होता है कि भैया आपका पहले का इतिहास क्या है, सो दैट इज़ द वे इट हैज़ टू बी डन। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछते हैं? नाम है किसकी, वाइफ ऑफ क्या क्या है, एड्रेस क्या है, उम्र कितना है, उम्र इज़ इम्पॉर्टेंट, एज इज़ इम्पॉर्टेंट समटाइम्स। क्योंकि उम्र के हिसाब से कभी कभी ट्रीटमेंट भी मॉडिफाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद में इसको ना भूले, पास्ट हिस्ट्री को कभी ना भूले। कौन सी पास्ट हिस्ट्री? मेडिकल हिस्ट्री, कभी कोई दवाइयाँ ले रहे होंगे या किसी मर्ज है उनको पहले से, या सर्जिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री में बहुत सारे सर्जरीज होते हैं, या कभी फिर प्रीवियस बर्थ जो हुआ, उनका बेबी जो हुआ है वो LSC से, सीजरियन सेक्शन से हुआ है, या किसी को मेंटल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है जिसके लिए वो इलाज ले रहे हैं, किसी किसी को किसी चीज़ की एलर्जी है, किसी किसी महिला को होती है, सी फूड की एलर्जी होती है, किसी को कुछ फ्रूट, कुछ कुछ बीजों की एलर्जी होती है। एडिक्शंस को ना भूले, एडिक्शंस आर समथिंग इम्पॉर्टेंट जो हम लोग जनरली भूल जाते हैं हिस्ट्री लेते वक्त। लेकिन एडिक्शन जो होती है, जैसे व्यसन जो होते हैं ना, सो जैसे स्मोकिंग हो गया या अल्कोहल, इसका इतिहास भी ज़रूर पूछना चाहिए। इसके आउटकम्स बच्चों पे होते हैं, तो जो बढ़ रहा है, जो भ्रूण बढ़ रहा है माँ के अंदर, उस पर पड़ता है। यदि किसी कारणवश ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया होगा तो वो ज़रूर पूछिए। फैमिली हिस्ट्री मायने लगती है, फैमिली हिस्ट्री मायने रखती है। आपको पता होगा सिकल सेल डिसीजेज होती है, थैलेसेमिया डिसीज है, विभिन्न किस्म की जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती है ना, आनुवंशिक रोग होते हैं, तो उसकी लीनियज फैमिली से भी होती है, तो ये हिस्ट्री पूछना ज़रूर होती है। ट्विन प्रेगनेंसी की हिस्ट्री आप पूछ सकते हैं। ट्विनिंग अगर माँ के साइड में है तो ट्विंस प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए फैमिली हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। जब थोड़ा-सा आपका उनके साथ संवाद अच्छा होने लग जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आपको पेशेंट्स को ना एक चीज़ के बारे में ज़रूर प्रूव करना चाहिए, वो है डोमेस्टिक वायलेंस। ये हम आम तौर पे भूल जाते हैं, इसके बारे में कुछ, ये आपको आपका पेशेंट जैसे आपके सौहार्दपूर्ण उनसे संवाद होंगे और कॉन्फिडेंस आप में बढ़ेगा, तब वो धीरे से आपको बता सकेंगे। अगर कभी-कभी आप जब उनसे बात करेंगे तो ऐसा कुछ आता है, तो उसको नोट कर लीजिए, अपने डॉक्टर्स को बताइए, ठीक है? अब इस पीरियड में ट्रैवल हिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जैसे एंडेमिक एरिया, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ कुछ जगह कंटेनमेंट एरिया है, आपने सुना होगा, रेड जोन है, कंटेनमेंट बेल्ट है, जो भी है। अगर ऐसा कुछ होता है उस महिला के लिए, या फिर उसके परिवारजन कोई आता है कहीं से, तो इसकी हिस्ट्री भी इस टाइम पूछना ज़रूरी हो गया है। ओके, साथ ही साथ जब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इवैल्यूएशन करते हैं, अब हम आते हैं मेन ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री। ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री में आपने बहुत बार पढ़ा होगा GPALA, है ना। ये सारा चीज़ें पूछना ज़रूरी है। ग्रेविडा माने कितने बार प्रेग्नेंट हुई है, कितनी बार गर्भवती हुई है, पैरा मतलब कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया है, एल मतलब कितने लिविंग है, और अगर गर्भपात किया है तो वो ए आता है, अबॉर्शन। तो इसको सिंपल इसमें हम GPLA ऐसा करते हैं।
जब हम फर्स्ट टाइम जब एएनसी में कोई महिला अपने पास आती है तो हम उसको हमेशा एलएमपी ज़रूर पूछते हैं, यानी उसकी लास्ट माहवारी का तारीख पूछते हैं। ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमको जानना है, इसका अनुमान लगाना है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब, उसका जज की जो होगी उसकी डिलीवरी कब होगी। वो जनरली 9 महीने और 7 दिन पे होती है। तो पहले दिन से कैलकुलेट कीजिए, जो फर्स्ट होगा एलएमपी का दिन वहाँ से कैलकुलेट कीजिए और 9 महीने प्लस उसमें 7 दिन जोड़ दीजिए। कंप्लेंट्स इफ एनी, इस प्रेगनेंसी में अगर वो महिला को कोई कंप्लेंट्स है, कोई समस्या है, तो उसको ज़रूर पूछिए। मेडिकेशंस हो सकता है कोई महिला किसी मर्ज के वजह से, जैसे अकड़ी की दवा ले रही हो, फिट्स आते हैं उसकी दवा ले रही हो, या कोई महिला एल्डरली प्राइमरी हो, उसमें हाइपरटेंशन का मसला हो सकता है तो उसकी दवाई चल रही होंगी, या फिर कोई महिला डायबिटीज़ यानी मधुमेह से ग्रसित होंगी, मधुमेह से ग्रसित है तो उसका इलाज अगर चल रहा है तो वो ज़रूर पूछिए। किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी दवाइयाँ चल सकती है। तो ये मेडिकेशन की हिस्ट्री पूछना भी उतना ही अहमियत रखती है जितना बाकी हम सब पूछते हैं। अब ये हो गया हमारा संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में हिस्ट्री टेकिंग के बारे में बात कर ली। अब हम आते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या देखना है। एग्जामिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, लेट्स गो अहेड। ठीक है, सो एग्जामिनेशन में सबसे पहले जनरल एग्जामिनेशन, जस्ट ऊपर से नीचे तक के आप अगर गिनते गए तो आपको पता चल जाएगा। हाइट ले लिया आपने, वेट ले लिया, आंखों की जांच कर ली, उसमें से पैलर पता चल जाता है, एनीमिया पता चल जाता है, टेम्परेचर की जांच कर लो, टीपीआर बीपी ले लो, वाइटल्स ले लो। आंखों में और एक चीज़ देख सकते हैं, कहीं पीलापन तो नहीं, इक्टेरस तो नहीं है, चेहरे पे कहीं सूजन वूजन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखिए और पूछिए ज़रूर। कहीं ब्रेस्ट टेंडरनेस वगैरह है, ये सारी चीज़ें उनको पूछ के, कहीं स्वेलिंग बॉडी पे आ गई है, पैरों पे एक्सेसिव स्वेलिंग है, ये एक्सक्यूज मी। तो इसके बाद में सिस्टमिक एग्जामिनेशन होता है, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, सीवीएस होते हैं, रेस्पिरेशन होता है, लीवर स्प्रिंग, इसको भी देखना होता है। अब थोड़ा फोकस हम ये करेंगे पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे, हम ज़रा थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, ऑब्स्टेट्रिक केयर से रिलेटेड है। तो पर एब्डोमिनल इसमें जो होते हैं ना, बेसिकली आता है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन में हम लोग क्या देखना चाहेंगे, हम देखना चाहेंगे फंडल हाइट कितनी है, हमको देखना है बच्चे का लाय कैसा है, बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट कहाँ है, और फाइनली हमको उसका बच्चे की दिल की धड़कन, मतलब फीटल हार्ट साउंड्स और फीटल हार्ट रेट, दिल की धड़कन का रेट कितना है, ये जानना ज़रूरी है। और फाइनली आता है पर वजाना। थोड़ा सा फोकस करेंगे हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, जब भी आप महिला को किसी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए बोले तो सबसे पहले उसको संक्षिप्त में बताएं, बड़े अच्छे से, बड़े अच्छे तरीके से बताएं कि अभी आप क्या करने वाले हो, क्या जांच करने के वाले हो। उसको सबसे पहले पेशाब में जाके आने को, अपना ब्लैडर खाली करके आ जाए, फिर आप उसको लेबर टेबल पर ले जाए, एग्जामिनेशन टेबल पर ले जाए और फिर अपना एग्जामिनेशन करें। लेट्स गो अहेड, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जब इंस्पेक्शन करते तो हमको 4S ज़रूर देखना है। पहला चीज़ है शेप, पहला चीज़ है साइज़, कितना साइज़ में है, शेप क्या है, कहीं कुछ स्कार तो नहीं ऑपरेशन का, या कोई स्वेलिंग वेलिंग तो नहीं, ये ज़रूर देखिए। हो सकता है, ये सारी चीज़ें की बहुत अहमियत होती है। साइज, शेप, जितनी उसकी का काल, गर्भधारण का काल है उतना है या कुछ गड़बड़ लग रहा है। कभी कभी पॉलीहाइड्रामिनस होता है, बड़ा दिखता है अपेक्षा से, कभी ओलिगोहाइड्रामिनस होता है, कम पानी रहता है, छोटा दिखता है। कभी ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो ग्लोबुलर नहीं दिखेगा, कुछ अलग होगा। कभी ट्रांसवर्स लाया होगा तो फ्लैंक्स जो होता है कम पेट के इधर के फैले फैले लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको इंस्पेक्शन में ज़रूर देखें। स्कार को ना भूलें, स्कार अगर दिखता है तो इसको अपने डॉक्टर के ध्यान में लाइए कि सर यहाँ पे एक स्कार दिखता है, हो सकता है वो LSCS का स्कार हो या कोई दूसरे ऑपरेशन का स्कार दिखता है तो वो भी बताइए। फिर आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको कहते हैं पाल्पेशन, जिसका होता है जांच करना अपने हाथों से। तो महिला को एक्सप्लेन कीजिए आप क्या करने वाले हो, फिर धीरे धीरे अपने हाथ कभी भी ठंडे ना हो, थोड़ा सा गर्म कर ले, क्योंकि ठंडा हाथ लगाए तो अनायास ही महिला को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। ठीक है, सो फिर पाल्पेशन आते हैं। पाल्पेशन कैसे करें डॉक्टर साहब, कैसे शुरू करेंगे पाल्पेशन? ये जो हमारे अल्नर बॉर्डर है,
ठीक है ना। और ये जो हमारा ज़िफिस्टर्नम में यहाँ की जो हड्डी होती है ना, यहाँ की, यहाँ से हम शुरू करेंगे, धीरे 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 नीचे आएंगे, और जहाँ अवरोध आता है थोड़ा सा, तो वो होता है गर्भाशय का फंडस, वो होता है हमारा फंडल हाइट। अब इसमें फंडल हाइट लेने के भी तरीके हम आपको बताएंगे। उसके बाद में हमको ये देखना होता है कि बच्चा कैसा है, उसका लाय कैसा है, किस साइड में उसकी पीठ है, किस साइड में उसके पैर है, हाथ है, और क्या कौन से साइड में उसका सिर है या बटक्स है। तो इसके लिए कुछ ग्रिप्स होते हैं, जिसे हम फंडल ग्रिप कहते हैं, लैटरल ग्रिप कहते हैं, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप कहते हैं, और सेकंड डीप पेल्विक ग्रिप कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले उसकी फंडल हाइट और जेस्टेशनल एज कैसे निकालें। ये बड़ा मुश्किल होता है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास में अनबुक क्लाइंट आ जाता है, सीधा ही आ जाता है, ना रिपोर्ट होते हैं, ना यूएसजी का रिपोर्ट होता, ना एलएमपी बता पाते हैं। तो एक अंदाज लगाने के लिए हम लोग कुछ कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। सबसे अच्छे का तरीका होता है तो यूएसजी की रिपोर्ट मिल जाती है, फर्स्ट वाली यूएसजी। लेकिन अगर वो नहीं है तो हम लोग कुछ अलग तरीक़ों से भी ये पता कर सकते हैं कि ये अंदाज से इतनी जेस्टेशन की है, या इसकी गर्भधारणा इतने वीक्स की है। ठीक है, तो आए चलते देखते हैं। तो इसमें आपके स्लाइड में आप देखते हैं ना कि हम कैसे होता है, ऊपर से नीचे आएंगे, अपने अल्लर बॉर्डर से देखेंगे, उससे हमको अंदाज आ जाएगा फंडस का। अब इसमें एक अच्छा तरीका है, टेप आप यूज़ कर सकते हैं, मेजरिंग टेप। महिला को बोले कि अपने पैर सीधे कर ले, ठीक है। उसके उपरांत जो हमारा सिम्फाइसिस प्यूबी जो हड्डी होती है, पेल्विस की सामने की हड्डी जहाँ जुड़ती है, वहाँ से मेजर करे सीधा, जहाँ तक कि उसका फंडस है वहाँ तक के मार्क कर ले। और 24 हफ्तों के बाद में, जनरली 24 हफ्तों के बाद में 1 सेंटीमीटर मतलब 1 वीक होता है। अगर वो आता है मान ली 26, तो ये समझ के चलिए कि 26 सप्ताह हो गया। आपके स्लाइड के दाएं साइड में बड़ा अच्छा एक डायग्राम दिया है, आपके साइड में पता चला है ना कि ऐसे इमेजिनरी लाइंस बना के भी हमें एक अंदाज आ सकता है कि जेस्टेशनल एज उस महिला का कितना है। सबसे पहले एक नीचे की जो लाइन दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे, वो 12 वीक्स की होती है। जो नाभि होती है वो 24 हफ्ते का होता है, नाभि तक के जब अगर फंडस आ जाता है तो गर्भाशय आ जाता है। और सबसे ऊपर यानी यहाँ पे जो हड्डी होती है वो ज़िफिस्टर्नम, वो 36 हफ्ते के। अब क्या करें, अब आप जो है 12 से जो 24 हफ्तों का जो गैप है बीच में, इसमें 2 इक्वल ये कर दें, मतलब 3 उसके डिवीजन हो जाएंगे। तो पहला जो छोटा है नीचे से वो 16 हफ्ता हो जाएगा, उसके ऊपर जब जाएगा तो 20 हो जाएगा। फिर जब नाभि के आता है, जब हाथ तक के पहुँचता है तो 24 हफ्ता हो जाता है। फिर सेम चीज़ें हम ज़िफिस्टर्नम से नाभि तक की करेंगे, उसको 3 भाग में, 2 हिस्सों में, 2 लाइन इमेजिनरी लाइन बना के 3 हिस्सों में बांट लेंगे। तो हमको पता चल जाएगा 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36। अब एक चीज़ होती है, जब 36 के ऊपर जब प्रेगनेंसी जाती है 36 हफ्तों के बाद, तो क्या होता है, वो गर्भाशय का जो फंडस है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, लेकिन जो फ्लैंक है, देखिए दोनों साइड में बाड़ी, यहाँ पे ये फुलनेस हो जाता है। तो ये हमको एक अंदाज मिल जाता है कि जो गर्भधारणा है कितने हफ्तों की है। ठीक है, सो इसी के चलते हुए अब हम आगे चलते हैं कि पाल्पेशन करते वक्त हमारी जो फंडल ग्रिप्स है और लैटरल ग्रिप्स से हमको क्या क्या पता चलता है। ठीक है, एक एक करते हुए चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फंडल ग्रिप जो होते हैं, जैसे हमने बताया ऊपर से, तो दोनों हाथ का इस्तेमाल करें। महिला के राइट साइड में या लेफ्ट साइड, कंफर्टेबल साइड में खड़े रहिए, ऊपर से नीचे आइए और ये देखिए कि फंडस पे हाथ रख के देखिए कि क्या फील हो रहा है। आपको या तो एक कड़क गोलनुमा चीज़ मिलेगी, बच्चों का वो सर हो सकता है, या फिर आपको गोलनुमा चीज़ मिलेगी लेकिन नरम मिलेगी, वो हो गए बटक्स। ठीक है, तो ये हमको पता चल जाता है फंडल ग्रिप से। फिर चलते हैं लैटरल ग्रिप। अब लैटरल ग्रिप कैसे करें भाई साहब? तो सबसे पहले हमारा जो एक हाथ है उसको स्टेबल कर ले अच्छे से, और फिर धीरे से एक हाथ से पीछे 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 ऐसा करते जाइए। फिर इधर का स्टेबल कर ले और इधर का कर ले, तो आपको अनायास ही ध्यान में आ जाएगा। तो एक साइड में ना आपका कर्व लगेगा, बिल्कुल स्मूथ टाइप, वो होता है बच्चे का पीठ। और एक साइड में आप जैसे हाथ लगाएंगे तब आपको पता चलेगा इससे थोड़ा सा नॉब्स टाइप स्ट्रक्चर लगे, वो होते हैं बच्चे के हाथ और बच्चे के पैर। तो इसे कहते हैं हमारे लैटरल ग्रिप। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमको बच्चों की दिल की धड़कन जाननी है, इसको हम आगे चल के बताएंगे आपको। तो अब आते हैं फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। ओके, अब फर्स्ट पेल्विक ग्रिप कैसे है?
जो है माँ के पेल्विस में, जो हड्डी होती है माँ के पेल्विस में, ठीक से गया है या अंदर चले गया है, अभी भी फ्लोटिंग है, ये जानने के लिए हमको ये ग्रिप्स करनी पड़ती है। तो महिला के पैरों की तरफ खड़े रहे, अपना सर उसके चेहरे की तरफ रखें, अपने राइट हैंड जो भी, या लेफ्ट हैंड आप यूज़ करते तो राइट हैंड लीजिए और जैसे फोटो में दिखाइए वहाँ चलिए। जब आप देखते हो तो आपको फील होता है कि प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, जनरली बच्चे का सर होता है, तो प्रेजेंटिंग पार्ट देखिए, उसको फील कीजिए, उसको थोड़ा सा ऐसा हिला के देखिए इस टाइप का। अगर वो बैलोटेबल है, इसको हिलाने को अगर हिल रहे तो बैलोटेबल कहते हैं। अगर नहीं है और हिल नहीं रहा है तो इसका मतलब वो फिक्स है, वो अंदर जा चुका है, माँ के जो हड्डी है पेल्विस उसके अंदर वो जा चुका है। सो दैट इज कॉल्ड एज बैलोटमेंट। तो उससे हमको पता चल जाता है। अब इससे पता करने के बाद में आपको कंफर्म करना के अंदर गया है वाकई, तो इसके लिए सेकंड पेल्विक ग्रिप है। सेकंड पेल्विक ग्रिप में आप खड़े रहिए, आपका सिर जो होता है माँ के तरफ फेसिंग होना चाहिए। आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथ से ऐसा जाएंगे। अगर मान लो दोनों हाथ मिल जाते हैं आगे में चल के पेल्विक ग्रिप में, तो इसका मतलब है कि हेड अभी भी फ्लोटिंग है, और अगर ये हाथ नहीं मिलते हैं इसका मतलब हेड अंदर चले चुका है, फिक्स हो गया है। अब आते हैं जो लैटरल ग्रिप के वक्त मैंने आपको बताया था कि क्यों हमारी लैटरल ग्रिप इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले उससे हमको देखना होता है कि हमको एफएचएस कैसे हम ले सकेंगे, फीटल हार्ट साउंड। तो बच्चे की जो पीठ होती है, बच्चे की जो पीठ, उस साइड में हम लोग फीटल हार्ट साउंड, आपको पता होगा स्टेथो यूज करते होंगे, फिटोस्कोप यूज करते होंगे आप लोग, वो सारा देख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप या तो फिटोस्कोप यूज़ करें या स्टेथोस्कोप की बहुत जगह पे आजकल फीटल डॉपलर है, उससे आप बड़े आराम से बच्चे के दिल की धड़कन जान सकते हैं। तो लगाना कहाँ और कैसे सुनना वो हम बताएंगे आपको। सो नाभि से लेके जो हमारी पेल्विस बोन की सामने वाली उभरी हुई एक हड्डी होती है, उसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन। एक इमेजिनरी लाइन बना दीजिए। अब मान लीजिए राइट साइड, महिला के राइट साइड में आपको स्मूथ कर्व लग रहा था, मतलब बच्चे का पेट उधर था। तो वो जो महिला के पेट से नाभि से लेके एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन तक की जो एक लाइन बनी है, उस लाइन पे अब जब जाएंगे, जिस साइड में बच्चे की पीठ बनी है, तो आप बच्चे के दिल की धड़कन बड़े आराम से सुन सकेंगे। जनरली 24 हफ्तों के बाद में बड़े आराम से आप ये सुन सकते हैं। फीटल हार्ट रेट जो होता है वो जनरली 120 से 160 होता है। यहाँ क्या मार्क करने की ज़रूरत है, अगर मान लीजिए आपने लगाया और आपको महसूस हुआ कि बच्चे के दिल की धड़कन जो है वो 120 के नीचे आ रही है या 160 के ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को शायद फीटस इज इन डिस्ट्रेस। ठीक है, तो फीटल डिस्ट्रेस का मामला होता है। तो ऐसे वक्त आप क्या करेंगे, आप अपने डॉक्टर साहब से संपर्क करेंगे, उनको ये ज़रूर बताएंगे कि सर इसका इतना इतना फीटल हार्ट रेट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो पार्ट, एक हो गई हिस्ट्री, दूसरी हो गई हमारी एग्जामिनेशन। अब आते हैं हम लोग तीसरा अंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन, जिससे हम ये पता कर सकते हैं तीनों का मिलाप करके कि कौन सी प्रेगनेंसी लो रिस्क है, कौन सी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, हाई रिस्क है, और उसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो इन्वेस्टिगेशन में जनरली हम जो जांचें करते हैं उसमें ये होता है कि कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, हीमोग्लोबिन करते हैं। हीमोग्लोबिन का लेवल आपके पास देखा है कि हमेशा 11.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होना चाहिए उसके प्रेगनेंसी में, और अगर नहीं है तो उसकी उपाय योजना करनी होती है, वो सारा कुछ करना होता है। एनीमिया है इसका मतलब। तो ये सारा जो एक चीज़ हम सजेस्ट करेंगे यहाँ पे कि हर एक नर्सिंग स्टेशन में जो रेफरेंस वैल्यू है, हर एक चीज़ का जो आप करते हैं उस स्टेशन पे वो रेफरेंस वैल्यू ज़रूर रखें। जहाँ जहाँ हमारे मान्यता प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ हमने उसका फॉर्मेट भी दिया है लोगों को, तो उस टाइप का फॉर्मेट ज़रूर अपने हॉस्पिटल के लिए और अपने नर्सिंग स्टेशन के लिए बना लें, ताकि आप कभी भूल ना जाए वो वैल्यूज़। और कभी भी इस वैल्यूज़ अगर ज़्यादा आती है, गड़बड़ होती है, पॉजिटिव आती है, जो भी है, तो उसके हिसाब से तुरंत आपको आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ओ ये कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, तो यहाँ पे आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू का जो एक टेबल है वो आप ज़रूर बनाइए, अपने नर्सिंग स्टेशन पे रखिए। तो इसमें जब हम बात करते हैं तब ब्लड ग्रुप के साथ ब्लड ग्रुपिंग भी आते हैं और आरएच टाइपिंग भी ज़रूरी होती है। आरएच टाइपिंग इसलिए ज़रूरी हो जाती है, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी महिला, खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है, कोई महिला निगेटिव आ जाए, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ निगेटिव है, ओके। सो अगर कोई महिला
निगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसके हस्बैंड का ग्रुप ज़रूर आप चेक करवा लीजिए, क्योंकि इस प्रेगनेंसी पे नहीं, अगर ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है लेकिन अगले प्रेगनेंसी में उसको तकलीफ हो सकती है, उसको RH इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर ये चीज़ आपने नोट करना है। पोस्ट पैरेंटल ब्लड शुगर जो होता है, जो हम लोग करते हैं, जो 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं 300 ml में डाल के, तो इसको ज़रूर कराइए, इसको भूलिए मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमको बताता है कि क्या महिला को मधुमेह मतलब डायबिटीज़ यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी में होने वाला मधुमेह जेस्टेशनल डायबिटीज़ का खतरा है अथवा नहीं है। अगर उसकी वैल्यू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे है तो फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर हमें उसके लिए 2-3 चीज़ें करनी पड़ती हैं, हम आगे में बताएंगे उसको। साथ ही साथ जो रूटीन टेस्ट होते हैं वो HIV टेस्टिंग होनी चाहिए, VDRL फॉर सिफिलिस के लिए होनी चाहिए, हेपेटाइटिस के लिए HBsAg होना चाहिए, हेपेटाइटिस C के लिए ये सारी टेस्ट निगेटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो उनकी व्यवस्थापन मैनेजमेंट जो होता है वो थोड़ा सा केयरफुली हमको करना पड़ता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ना भूलें, क्योंकि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है किसी महिला को तो उसका असर उसके बच्चे के ग्रोथ पे, मानसिक एवं शारीरिक ग्रोथ पे हो सकता है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, जो और कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम लोग जनरली कराते हैं, जनरली आपने देखा भी होगा कि बहुत जगह इसके ड्यूअल मार्कर करा लो, इसके क्वाड्रपल मार्कर है करा लो, तो अब 15 से 18 हफ्ते के बीच में ये करा लेते हैं। ये इसलिए कराते हैं कि हमको देखना है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है होने वाले भ्रूण को, या फीटस में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। जेनेटिक प्रॉब्लम माने डाउन सिंड्रोम आपने सुना होगा, एडवर्ड सिंड्रोम आपने सुना होगा, ये सारी जो चीज़ें होती उसके लिए सारे मार्कर्स होते हैं, बेसिकली हार्मोन्स है जो मदर के खून में से वो उसको टेस्ट किया जाता है और फिर उसका अनुमान लगाया जाता है। उस दीज आर ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद में उसका अनुमान लगाने के बाद उसको कंफर्म किया जाता है और वो चीज़ के हिसाब से उसकी प्रेगनेंसी मैनेज की जाती है, व्यवस्थापन किया जाता है। और वो चीज़ जो स्क्रीनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है ताकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो प्रोवाइडर्स हैं, उनको निर्णय लेने में और उनके परिवार को समझाने में मदद हो जाए। ठीक है, फिर आता है यूरिन एग्जामिनेशन, जिसमें रूटीन एग्जामिनेशन ना भूले कभी भी, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है। डीप स्टिक टेस्ट फॉर नाइट्राइट ज़रूर कर लीजिए। डीप स्टिक टेस्ट फॉर नाइट्राइट से हमको असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया पता चले। सिम्टम्स कोई नहीं है, ना जलन है ना बुखार है, कुछ नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया उनके यूरिन में हमको मिल गया है उसमें। इसके वजह से प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे वक्त अगर हमने जल्दी शीघ्र ही पता कर लिया कि ओहो ये ऐसा है, तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। फिर USG तो इम्पॉर्टेंट है। USG कब करना है, जब फर्स्ट टाइम आती है तब कराना है, 6 हफ्तों में कराना है, 11 से 12 हफ्तों में कराना है, 20 हफ्तों में कराना है, और जैसे हमारे डॉक्टर साहब तय करेंगे और फाइनली 34 से 36 जैसी ज़रूरत पड़ेगी पेशेंट को, इस हिसाब से अल्ट्रासोनोग्राफी करना चाहिए। ठीक है, बाकी सारे जो टेस्ट है यथा योग्य, जैसे जैसे इंडिकेशंस होंगे, जैसे LFT हो गया, RFT हो गया, प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग का कोई तकलीफ है या हिस्ट्री दिया है महिला ने, तो ये सारा कुछ हमको इसमें शामिल करना चाहिए। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब होता है कि ये सारी चीज़ें, जैसे हिस्ट्री ले ली हमने एग्जामिनेशन पाल्पेशन से कर लिया और हमने इन्वेस्टिगेशन को मद्देनज़र रख लिया। अब इन सब को मिला के हमको उस महिला को, उस गर्भवती माता को क्या क्या सलाह मशवरा, एडवाइस क्या क्या देना है वो हम देखते हैं। सो जनरली जो एडवाइस हम देते हैं वो होते हैं ANC पीरियड में डाइट के ऊपर होता है। बहुत सिंपल इसको रखा गया है। डाइट माने खान पान कैसा होता है। आपको पता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लगभग 1800 किलो कैलोरीज पर डे से 2200 किलो कैलोरी से 2400 किलो कैलोरी, डिपेंडिंग अपॉन वो महिला क्या क्या काम करती है, लेकिन ओवरऑल 2200 से 2400 किलो कैलोरीज उसको हर दिन लगती है। तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए इसके ऊपर ज़रूर बताइए आप। उसमें कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, उसमें प्रोटीन्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल जाएगी, प्रोटीन होने चाहिए। शाकाहारी हो तो उसके हिसाब से बताइए, मांसाहारी हो तो उसके हिसाब से उनको बताना पड़ेगा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप दे सकते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में से कैल्शियम मिल जाएगा उसको। ये सारी चीज़ें जो है वो डाइट में आ जाती है।
अब आता है दूसरा मसला, दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है रेस्ट और लाइट एक्सरसाइज। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब कितना एक्सरसाइज करें? उतना ही एक्सरसाइज करें जितना उसको जमता है। ऐसी एक्सरसाइज ना करे जिसकी वजह से उसको हाफने लग जाए या थक जाए, ये सारी चीज़ें नहीं है। सिंपल एक्सरसाइज जो होते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गए, वॉक फॉर एन आवर आधा किया, जिसमें हेवी लिफ्टिंग, वेट ऑफ लिफ्टिंग नहीं है, ऐसी एक्सरसाइज आपको बताइए। बहुत सारे हॉस्पिटल में इसका अच्छा सा एक ग्राफ वाफ बनाया रहता है, बड़ी अच्छा सा फोटो एजुकेशन मटेरियल होता है, वो आप कोशिश कीजिए कि उस महिला को ANC पीरियड से ही समझाना शुरू करें। साथ ही साथ में हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना होता है, इस चीज़ को हमको बताना पड़ता है। ओरल हाइजीन होगा, ब्रेस्ट हाइजीन हो जाता है, ये सारी चीज़ें हमको बताना लाजमी है, बताना चाहिए। अगर किसी महिला ने ये क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पति के साथ संबंध आएंगे कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, तो इसे यथा योग्य तरीके से आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको समझा सकते हैं, बशर्त उनको STI की, HIV या इस रिस्क है तो उसके हिसाब से वो सब बदलेगा, एडवाइस दी जाएंगी। अगर मान लीजिए ट्रैवलिंग करने का ज़रूरत पड़ता है तो करे, ना करे, इस पीरियड में अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप कंटेनमेंट एरिया में ना चले जाए, यहाँ पे इन्फेक्ट ना हो जाए। फिर आता है जब हम एडवाइस देते हैं तो उसमें आता है इम्यूनाइजेशन, तो यानी टीकाकरण या लसीकरण। तो इसमें आपने सुना था TT, अभी TD हो गया, और TDAP इज वैक्सीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें माँ को भी सुरक्षा मिलती है और बच्चे को भी पर्ट्यूसिस से सुरक्षा होने वाले बालक को भी। सो जहाँ जहाँ अवेलेबल है TDAP का यूज़ करिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन यहाँ मेंशन किया ज़रूर है, अगर इन्फ्लुएंजा का सीज़न चल रहा है तो देना ठीक रहेगा। कौन सी वैक्सीन ना दें, क्योंकि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन BCG हो गए, अगर किसी खुदा न खास्ता MMR की जरूरत पड़े तो वो ना दे। वेरिसील या चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन है वो ना दे। अगर मान लीजिए किसी को कुत्ता काट लेता है तो रेबीज वैक्सीन दे सकते हैं। हेपेटाइटिस B की अगर ज़रूरत है तो हेपेटाइटिस B भी एज पर नीड आप उसको दे सकते हैं। सप्लीमेंट ज़रूर कीजिए। जैसे ही हमारे पास में कोई महिला आती है ANC पीरियड में, तो हम लोग फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से शुरू कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन उनको पहले से चल रहा है तो इस प्रेगनेंसी के में वो विपरीत परिणाम करता है नहीं करता है, ये आपके डॉक्टर ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो उस हिसाब से उसको मॉनिटर करेंगे। जैसे अगर BP की दवाइयाँ ले रही है तो वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर सीजर की दवाई ले रही है, झटके आते हैं किसी महिला को, तो वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रही होंगी, तो वो उनको चालू करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये सारा करने के उपरांत हमने महिला को परामर्श दे दिया है, लेकिन जब हमारे पास महिला आती है तो हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, सुरक्षा हमारे लिए, हमारे वर्कर्स के लिए, और सुरक्षा हमारे क्लाइंट में, यानी हमारे लाभार्थी, मतलब हमारे पेशेंट्स, हमारे लाभार्थी के लिए इस पीरियड में सुरक्षा सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, ज़रूरी है। तो आप क्या कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अभी जानते हो भली भांति, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का यूज़ करना ज़रूरी है, अपने नाक और मुंह को बार बार ना छुए, हाथ धोने का तरीका आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, ये उसमें कब कब हाथ धोना चाहिए, कितने ड्यूरेशन तक के हाथ धोना चाहिए, OPD प्रोसेस के लिए क्या होता है, सर्जिकल प्रोसेस के लिए कितने देर हाथ, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है। सो हमारे पिछले इसमें डॉक्टर दिनेश ने बड़ा अच्छे से बताया होगा आपको, प्रोटेक्टिव मास्क और ग्लव्स फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स कहाँ यूज़ करने चाहिए, कब यूज़ करने चाहिए, उसके ऊपर हमने चर्चा भी की थी। एक अच्छी चीज़ जो इस पैंडेमिक में हुई है, जिस पे डायरेक्ट असर हमारे माता और उसके अंदर जीवित भ्रूण और फीटस पे होता है, वो है कि अभी तक के प्रेगनेंसी लॉस की कोई खबर नहीं है इस पैंडेमिक में। ना कहीं कंजेनिटल मालफॉर्मेशन की है, ना कहीं फीटस को इन्फेक्शन होने की, भ्रूण को इन्फेक्शन या संक्रमण होने की कोई चांसेस दिखाई नहीं दिए। और वर्टिकल ट्रांसमिशन, मदर से लेके तो बच्चे को ट्रांसमिशन, अभी तक के ऐसे एविडेंसेस बहुत कम है या नहीं के बराबर है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं, वो की है समुपदेशन, जो मराठी में कहते हैं, काउंसलिंग अंग्रेजी में कहते हैं, और सलाह मशवरा हिंदी में। तो ये कब कब देना है, क्या क्या देना है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब आता है कि जब हमको किसी को सलाह मशवरा ANC पीरियड में देना होता है,
तो हमको सबको पहले उनको डेंजर साइंस के बारे में अवगत करना ज़रूरी है। अब डेंजर साइंस क्या हो सकता है? डेंजर साइंस कोई भी हो सकते हैं। ऊपर से नीचे आप जाएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। डेंजर साइंस होता है सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, बहुत सारा वीकनेस है, पैलर बहुत है या पीलापन दिख रहा है, डेंजर साइंस है। ठीक है, या बदन में, चेहरे पे, पैर पे बड़ी सूजन है, ठीक है, या पेशाब में बहुत जलन होती है, बुखार आ रही है, कपकपी है, या फीट्स आ गया है, ये सब डेंजर साइंस है। ऐसा अगर कुछ होता है, या फिर योनि के मार्ग से अतिरिक्त रक्तस्राव हो रहा है, अगर ऐसा कुछ भी है तो कृपा करके हमारे डॉक्टर साहब के पास अपने क्लिनिक्स में ज़रूर पेशेंट्स को आने का हिदायत दीजिए। फिर आपकी जो काउंसलिंग कब कब करना चाहिए, आप फॉलोअप में ही करना चाहिए। कब आना है उनको नेक्स्ट विजिट में, टेलीफोनिक करोगे आप या उसको बुलाना ज़रूरी है, ये निर्णय आप लेंगे और उसको फॉलोअप के उसके हिसाब से बताएंगे। बर्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम सिर्फ महिला को नहीं, जब हम किसी को सलाह मशवरा देते हैं तो वो उस महिला और उसके साथ में आने वाले उसके परिवारजन होंगे, हो सकता है बर्थ कंपेनियन है, इसके ऊपर हम और डिटेल नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, वो हो सकता है। तो उनको बुला के ये चर्चा ज़रूर कर लिए तो कहाँ डिलीवरी होगा, कितना खर्चा आएगा, इससे इससे उनकी फैमिली तैयार हो जाएगी जज के लिए। कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ब्लड डोनर कहाँ से आ रहे हैं, खुदा न खास्ता किसी महिला को रिस्क अगर अपने ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए लास्ट मोमेंट पे, तो उसका ब्लड ग्रुप अगर मान लीजिए बहुत रेयर टाइप का है तो वो उसकी सारी डायरेक्टेड डोनर्स जो होते हैं वो तैयार रखें। ठीक है, फिर हम काउंसलिंग किसके ऊपर कर सकते हैं, हम इसके ऊपर ज़रूर करना चाहिए एएनसी पीरियड से ही। ब्रेस्ट फीडिंग का क्या तरीका होता है, ब्रेस्ट फीडिंग कब करना चाहिए, नवजात बालक की क्या क्या केयर होनी चाहिए, नवजात बालक का लसीकरण कब कब होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ये हमको इस एएनसी पीरियड से ही बताना शुरू करना चाहिए, ताकि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है माँ को नई चीज़ें ना लगे और माँ उसको बड़ी भांति तरीके से उसको अपना ले। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग है, दैट इज़ अवर पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको कभी ना भूले कि भैया जिसकी ज़रूरत जैसा है उतना उसका परिवार होता है, तो उसके हिसाब से कुटुंब कल्याण यानी प्रसूति पश्चात कुटुंब कल्याण, जिसको हम पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग बोलते हैं, सो उसके बारे में काउंसलिंग करना उतना ही अहमियत रखता है जितना बाकी सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं। तो जो जो विकल्प उसके लिए यथा योग्य होंगे उसके हिसाब से वो अपना निर्णय सुनिश्चित करेगी। तो ये कौन से मेथड पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग में होते हैं, आईयूसीडी हो सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होते हैं, इंजेक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 6 महीने के उपरांत कंबाइंड ओरल पिल्स भी आप दे सकते हैं। अगर मान ली किसी महिला का परिवार उनको लगता है कि उनकी फैमिली कंप्लीट है तो ऐसे वक्त वो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन कर सकती है। फीमेल स्टरलाइजेशन हो सकता है जिसको महिला नसबंदी कहते हैं, या मेल स्टरलाइजेशन कहते हैं जिसको वेसेक्टॉमी कहते हैं। ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है और हम वो सेवाएँ दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें जो काउंसलिंग होता है इस पीरियड में देना जरूरी है। फाइनली आता है कि बच्चा होने के बाद क्या, बच्चा होने के बाद में बच्चे के पोस्टनेटल केयर, माँ की पोस्टनेटल केयर, इसके बारे में भी हम एएनसी पीरियड में ही उसको बताएं। बहुत जगह पे लिखित में हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब इस बदलते हुए परिवेश में हमको ये करना होगा कि कुछ टेलीफोनिक सपोर्ट हमको उनको देना पड़ेगा। वो आ नहीं पाएंगे, हम उनके पास जा नहीं पाएंगे, सो ऐसे वक्त हमको उनको टेलीफोनिक सपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त हमारे पास में लिखित में अगर कुछ है तो हम उनको बता सकते हैं, या चेकलिस्ट कुछ है आपके पास में तो वो सारी चीज़ें जो हमने आपसे भी डिस्कस की है वो सारी चीज़ें आप उनके टेलीफोनिकली यथायोग्य तरीके से भी बता सकते हैं। अब हम चलते हैं उस स्थिति के लिए जो हमको लगता है कि बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग, प्रोफाइलैक्सिस, सारे इन्वेस्टिगेशन और हिस्ट्री टेकिंग लेके हम एक जगह पे निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी है। सो आपको पता चल जाता होगा कि जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमको पता चलते हैं कि ये सारी जो आपके लिए स्क्रीन पे दिख रही है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है। सबसे पहले है एनीमिया। अब एनीमिया को हिंदी में रक्तक्षय भी बोलते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो उसको आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन शुरुआत से करें। ठीक है, फिर तो आता है कि हमने ब्लड ग्लूकोज करके देखा है और पता चला कि वो ज़्यादा है, वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ लग रहा है। तो उसका योजना जो होता है डिपेंड करता है वो कैसा है, वो हमारे डॉक्टर तय करेंगे। या तो एक्सरसाइज से वो ठीक सकते हैं, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं, या तो उसको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। डिपेंडिंग अपॉन उसका रिजल्ट क्या आता है उस हिसाब से जेस्टेशनल डायबिटीज़ मैनेजमेंट का, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस मतलब
मधुमेह, उसका इलाज हम कर सकते हैं। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है, इन्हें प्रेगनेंसी के पीरियड में होने वाला उच्च रक्तचाप हो सकता है किसी महिला को पहले से ही 20 हफ्ते से पहले से ही आपको ध्यान में आए कि वो उनको ये हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है का प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, तो उसके इलाज उनका चल रहा होगा। तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर प्रेगनेंसी का इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये है प्री एक्लेम्शिया और सीवियर प्रीएक्लेम्शिया को रिजल्ट करेगा, और हो सकता है एक्लेम्शिया में टर्न हो जाए। एक्लेम्शिया माना अकड़ी आना। सो फीट अगर आती है फॉर एनी रीजंस, अगर महिला को फीट आती है प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान या पोस्टमार्टम में, तो ये हम कंसिडर करते हैं इसको एक्लेम्शिया, और बेसिकली हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी ऐसा उसको नाम देते हैं। तो इसके हिसाब से इसके डिटेल चर्चा भी कई और इसमें हम करेंगे। इसमें आपको या तो एंटी हाइपरटेंसिव देने पड़ते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देना पड़ता है, पिक्चार्ज रीजन बोलते हैं उसको, वो सारा करना पड़ता है ताकि हम महिला में अकड़ी आने से यानी फिट आने से उसको रोके। फिर आता है बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री। बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री यानी बच्चा खराब हो जाना। कुछ ऐसी महिलाओं में बार बार होता है, जैसे 2 से ज़्यादा टाइम अगर होता है तो हम उसको बोलते हैं कि बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री। ठीक है, अब इसके कारण बहुत सारे होते हैं, इसके कारण जो है जानना ज़रूरी होता है। तो ये सबको हमको हिस्ट्री में पता चलता है। जैसे कारण होंगे, इवैल्यूएशन किया जाएंगे, बहुत सारे विभिन्न कारण हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर्स और हमारे ऑब्स्टेटिशियंस निर्णय लेंगे कि इसके क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। सो बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री इज़ ऑल्सो हाई रिस्क। ठीक है, अगर कहीं बच्चे में फीट और या प्लासेंटा में कुछ गड़बड़ी, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाती है। ये सारी जांचें वाचें करने के बाद में हम प्रीटर्म लेबर अगर हो सकता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हो सकता है, तो उसकी हम तैयारी कर सकते हैं। जैसे अभी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर प्रेगनेंसी, या फिर जितना उम्र का, जितना हफ्ते की उनकी प्रेगनेंसी, उतनी ग्रोथ नहीं हो रही बच्चे की, तो ये भी हम जांच कर सकते हैं। स्पेशल केसेस तब हो जाते हैं कि उन महिला को, उन गर्भवती महिला को ऑलरेडी हृदय की बीमारी है, किडनी का मर्ज है, जिगर का कुछ बीमारी है, मैलिग्नेंसी है, कैंसर है, या ब्लीडिंग का कोई डिसऑर्डर, तो ये सारी कुछ होती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। अभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी ANC पीरियड में हम ज़रूर ट्रैप कर लें। तो ये जो सेशन है आपका, हमारा यही प्रयास था कि आपको उसका थोड़ा सा एक जिस्ट, समरी आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी ANC में ज़रूर और ज़रूर की जाए, ताकि आप डिफरेंस बना सके। ANC की वजह से डिफरेंस आता है और आप वो डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये आपके अभी हाथ में होता है कि मान लीजिए कोई चिंगारी, जैसे आपने कुछ ANC में ढूंढ लिया, कुछ मर्ज निकल आया और उसको ट्रीट नहीं किया, तो ये आपकी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि दाएं साइड में देखिए एक छोटी सी चिंगारी है, उसको पूरा एक बड़ा सा जलजला बना दिया, और अगर हमने वो उसको अवॉइड कर लिया तो एक बड़ा अच्छा सा आउटकम आ गया है, बड़ा अच्छा सा वेला दिख रहा है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ANC प्रिपेयर्डनेस, ANC अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस इन द पीरियड ऑफ ANC। सो ये मेरा लास्ट स्लाइड थी। मैं सबको अनुरोध करूंगा कि आपके नीचे के लेफ्ट साइड में ना क्वेश्चन आंसर हो, तो उसमें आप डाल सकते हैं क्वेश्चन आंसर, जैसे जैसे आएंगे हम उसका कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर दे दें। अब आपके पास आता है हम लोग आज के जो सत्र में जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं उसके ऊपर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें नियम यह है कि आपको डेडलाइन है या 1 घंटे के अंदर ये 5 फोन नंबर्स है, उस पर आपको अपना रिस्पांस देना है। बड़ा सिंपल सा रखा है क्वेश्चन, आप देख लीजिए। सबसे पहले है कि व्हाट इज द आइडियल हीमोग्लोबिन इन दी प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन लेवल आमतौर पे कितना होना चाहिए, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कम से कम कितने विजिट्स बताया है और कब कब करना है। तो हम सबसे अनुरोध करेंगे कि ये 5 नंबर्स है, उस पर आप अपने रिस्पॉन्सेज दीजिए। So over to Dr. Preeti, Dr. Sujata. Thank you very much. धन्यवाद. थैंक यू डॉक्टर कुणाल। आपने बहुत अच्छे तरीके से एंटीनेटल केयर को समझाया। हम होप करते हैं कि हमारे जो पैरामेडिक्स हैं वो उनको बहुत आता भी है इस सब के बारे में, लेकिन वो अब प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे। और जिस यही है कि एंटीनेटल केयर का मीनिंग ही ये है कि हम पेशेंट को हम ये डिवाइड कर सके कि वेदर इट इज बिलोंगिंग टू द लो रिस्क ग्रुप और हाई रिस्क ग्रुप।
जिसके अनुसार हम उसकी ये प्लान कर सके कि डिलीवरी कहाँ कराएंगे, क्योंकि बहुत हमारी स्टाफ नर्सेस पीएचसी सीएचसी इस तरह से रहती हैं, तो हम पीएचसी लेवल पे करा सकते हैं या उसको हमें जरूरत है हायर सेंटर रेफर करने की जरूरत है। एंड वो सब हमें तभी होगा जब हम प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन विच आर रिक्वायर्ड, और उसके अनुसार उसके ट्रीटमेंट और के लिए काउंसलिंग हम उसकी माँ को, मतलब कि जो पेशेंट है उसको कर सकें और उसके परिवार के लिए, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही आपने बहुत अच्छा बताया कि ये इस तरह से हमें कैसे एंटीनेटल केयर करनी, मतलब अपने पूरे प्रेग्नेंट लेडीज की करनी चाहिए, जिससे कि हम उसका इंट्रापार्टम पीरियड वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। डॉक्टर साहब ने जैसे क्वेश्चन पूछ भी लिया है कि हमें 2 क्वेश्चन में, आई एम रिपीटिंग अगेन बिकॉज द आंसर यू हैव टू बी गिवन विद इन 1 आवर, जिससे कि दे सके कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल क्या होता है। आई होप कि सब बहुत लोग को पता होगा, और कितनी एंटीनेटल विजिट्स आर रिक्वायर्ड जिससे कि उसकी प्रॉपर एंटीनेटल केयर हो सके। इसमें अभी जो हमारा ये तो आज का एंटीनेटल केयर जो मॉड्यूल जो हम डॉक्टर साहब ने अच्छे से बताया, नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा वेंसडे को फिर से जो वेबिनार है दैट इज ऑन प्रोविजन ऑफ द इंट्रापार्टम सर्विसेज, जिसमें कि डिलीवरी के समय हमें क्या मतलब जरूरत है और हम क्या क्या चीज तैयारी कर सकें और मरीज को क्या क्या हम दे सकते हैं, किस तरह से हम डिलीवरी कराएं, तो वो सारी चीजें बताई जाएंगी कि, और हमें पता है कि हमारे इंडिया में भी बहुत जगह, मतलब मैक्सिमम प्लेसेस पे जो डिलीवरी है वो क्या कहते हैं हमारी नर्सेस कराती हैं, तो उन्हें पता तो है लेकिन सही तरीका वो अच्छे से जान सके कि स्टेज क्या होती है, मॉनिटरिंग कैसे करनी चाहिए, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज लेबर क्या है। तो उसकी जो हमारी स्पीकर होंगी डॉक्टर सुनीता होंगी, एंड शी इज वेरी वेरी वेल नोन एंड शी विल explain a very in good manner. So I hope कि you will again join in the same login ID. So I think we should go for the questions to over Preeti ji, please. Question answer. Thank you so much. बहुत अच्छा आपने बताया, और हमारे ख्याल से काफी चीजें सब समझ गए होंगे लोग, लेकिन मैं बता दूं, मेरा दिमाग फोन में लगा हुआ है क्योंकि इतने सारे आंसर फ्लोट हो रहे हैं। हमारे ख्याल से सब लोग इतना अलर्ट हैं कि मेरा फोन कॉन्स्टेंटली ब्लिंक कर रहा है क्योंकि सारे मैसेजेस जल्दी जल्दी आना शुरू हो जा रहे हैं। सबसे पहले ये हम कुणाल जी एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि एंटीनेटल पीरियड में पहुंच नहीं पाते हैं, मतलब किटबैक लगवा तो लिया लेकिन वो जैसे चेकअप के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, तो जैसे मान लीजिए नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, तो सबसे पहली विजिट कब जरूरी है? मतलब उस तक तो पहुंच ही जाना चाहिए मरीज को, मतलब कई तो मैम वो तो आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे हमको प्रेगनेंसी के जैसे ही हमको पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट होती है तो आइडल टाइम है वही वक्त, आइडल टाइम वही थे। जैसे हमको पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट है वहीं अपने संस्था में जाके, प्राइवेट पब्लिक डजंट मैटर, वहाँ जाके दिखाए, लेकिन 11 सप्ताह तक के फर्स्ट विजिट हो जाए, दैट इज सम इंडिकेटेड। थैंक यू। ठीक है, तो सवाल जैसे आपसे फिर पूछा गया है, ये मैं फिर से एक बार बता दूं कि आपके 2 सवाल जो पूछे गए हैं वो ये हैं कि हीमोग्लोबिन कितना नॉर्मल होना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान, और दूसरा सवाल जो ये आपसे पूछा गया है वो ये है कि एंटीनेटल पेशेंट, अगर नॉर्मल एंटीनेटल पेशेंट है तो उसकी कितनी विजिट्स करनी चाहिए। तो आज जो हमारे साथ जुड़े हैं 1800 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आज जुड़े, और काफी जिस हिसाब से आंसर्स आ रहे हैं मुझे लग रहा है काफी जागरूकता के साथ इन्होंने सुना भी है। 2 रिक्वेस्ट बस ये है कि आप प्लीज टाइमली लॉग इन करिए। सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों का सीखना इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को प्रैक्टिस में वो चीजें लाना इम्पोर्टेंट है। आप जितने अपने लोगों को बता सकते हैं, लिंक यही रहेगा, लिंक सेम रहेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम जहां तक है ये कोशिश कर रही है कि पर्सनल भी जवाब दे रहे हैं, जितने मैसेजेस आ रहे हैं मैंने ना जाने कितने पर्सनल जवाब दिए होंगे, और हमारी टीम भी कोशिश कर रही है कि सबको जो जवाब दे रहे हैं उनको भी एटलीस्ट रिस्पॉन्ड कर दें थैंक यू करके, और कोशिश कर रहे हैं कि आपसे जुड़े रहें। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है। एवरी वेडनेसडे सैटरडे
मैं चाहती हूँ कि मुझे आपको ना रिमाइंड कराना पड़े, आपको हमें रिमाइंड कराना पड़े कि आज मेरी क्लासेस कब हैं। हालांकि कुछ सवाल आते हैं कि आज मेरी क्लासेस है मैडम, कै बजे से हैं, आज मैं नहीं कर पाऊंगी, कंप्यूटर क्लास है मेरा, या इस तरह की भी चीजें आती हैं। इसका मतलब आप लोग में जागरूकता है और थोड़ा उसको और बढ़ाइए। और वेडनेसडे सैटरडे को हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करिए। ये जितना आप जुड़ेंगे सीखेंगे उतना ही हम लोग और आगे सिखा पाएंगे प्रोग्राम में और आपको बता पाएंगे। अब जितने मॉड्यूल्स आगे चलेंगे वो सारे सुरक्षित मातृत्व से संबंधित हैं। वो आपको बहुत चीजें सिखाएंगे। इसमें से अगर 2-3 भी चीजें आप सीख के प्रैक्टिस में ले आते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इतना ध्यान रख रहे हैं और जुड़ रहे हैं। तो अब हमारा समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है और थैंक यू डॉक्टर बुलबुल जी, मैडम अभी भी जुड़ी हुई हैं और थैंक यू सो मच, आप लिंक से जुड़ी हैं अभी। और डॉक्टर कुणाल आपने बहुत अच्छा बताया, इनफैक्ट मैंने भी आज बहुत ध्यान से आपका एक एक स्लाइड सुनी। थैंक यू डॉक्टर सुजाता, आपका इतना व्यस्त समय होने के बाद भी आपने समय दिया और हमारे साथ जुड़े रहे। तो आपके जो भी सवाल हो ये आप प्लीज भेज दीजिए 5 नंबर्स पे, वो जवाब भी आपको मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग जब हैंड्स ऑन करें, अगर अच्छा हो गया तो हम लोग हैंड्स ऑन भी करेंगे और आप लोग को सिखाने की कोशिश भी करेंगे। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट 10 तारीख को हम लोग फिर जुड़ेंगे। डॉक्टर सुनीता जी जो जपाइगो से हैं वो आपको बताएंगी प्रसव के दौरान आपको कैसे सतर्क रहना है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आरएमसी से आप क्या समझते हैं, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, जो हमारा रिसेंट कॉन्सेप्ट है, उससे आप क्या समझते हैं। तो आप सीखिए और अपने साथ वालों को भी सिखाइए और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। लिंक ना टूटे, लिंक जुड़ा रहे, यही प्रयास है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया सबका, शुक्रिया। थैंक यू। Thank you very much.